नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आप लोग मुझे पता है फॉरेन में बैठे हो और एनआरआई कैटेगरी में चले गए हो, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल। अब आप लोगों को रेसिडेंशियल इंडिया में कैसे लागू होगा, इंडिया में रेसिडेंशियल के कायदे कानून क्या है, तो एक सीए के अलावा आपको ये चीज़ समझाना किसी के लिए कठिन हो जाएगा। तो इस वीडियो में बने रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा। बहुत बेसिक भी हो सकती है लेकिन एंड तक के बने रहेगा, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होगा एक आधी भी चीज आप लोगों को मिल गई है। क्योंकि देखो, आप लोग ना बहुत लंबा पैसा कमा रहे हो, बड़ा पैसा कमा रहे हो। अगर आप थोड़ा सा भी टैक्सेशन में गड़बड़ कर दोगे ना, तो अभी इंडिया में सारा काम फेसलेस हो गया है। फेसलेस असेसमेंट, इसका अर्थ क्या है कि आपको आपके पैन कार्ड पे नोटिस कौन भेज रहा है ये आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, किसी नहीं पता। तो इस फेसलेस के केस में आप ना फंसो, इसलिए आप रेसिडेंशियल इस चैप्टर के बारे में अच्छे से समझो कि इंडिया में क्या रेसिडेंट है, क्या नॉन रेसिडेंट है। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए व्हाट इज रेसिडेंशियल स्टेटस, ये क्यों जरूरी है इतना। देखिए, सारी कंट्रीज जो है ना, सारा वर्ल्ड, ये वर्ल्ड है ना, झगड़ा करेगा अगर उनको पता ही नहीं रहेगा कि टैक्स कौन कब लेने वाला है। तो सबने मिलके एक डिसीजन लिया कि टैक्स हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस पे लेंगे। मतलब जो बंदा जहां का रेसिडेंट है वो उसका टैक्स लेगा। ये जब फाइनल हो गया तब समझा कि यार रेसिडेंशियल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर रेसिडेंट हो गए हो तो आपकी कौन सी इनकम टैक्स हमें करना है। आप अगर नॉन रेसिडेंट हो लेकिन इंडिया से पैसे कमाते हो तो कौन सी इनकम आपको टैक्स करना है। तो ये सारा कंफ्यूजन हटाने के लिए ना ये चैप्टर आया था और ये कंसेप्ट को इतनी इंपॉर्टेंस मिली। तो यहाँ पे लिखा है कि टैक्सेबिलिटी ऑफ ग्लोबल और इंडियन इनकम, कि वह कौन से ग्लोबल इनकम को इंडिया में टैक्स होना चाहिए, कौन से इंडियन इनकम को इंडिया में टैक्स होना चाहिए, किसका होना चाहिए, और टैक्सेबल उसमें से कितना रहना चाहिए, इनकम टैक्सेबल। ये कैलकुलेशन करने के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस पिक्चर में आया। अब इंपॉर्टेंस क्यों है, जो मैंने आपको बताया कि भाई इंडिया में अगर आप रेसिडेंट हो, आपको बताऊंगा और आगे भी आएगा, इंडिया में आप अगर रेसिडेंट हो तो आपकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्स हो जाएंगी। लेकिन आप इंडिया में नॉन रेसिडेंट हो तो आपकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्स नहीं होंगी। आपकी ओनली एंड ओनली इंडियन इनकम ही इंडिया में टैक्स होंगी। तो इस वजह से ये बहुत जरूरी है। तो अब आप इंडिया में रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट कब बोले जाएंगे, तो इंडिया में रेसिडेंट्स के ना चार तरीके हैं। सबसे पहला, इंडिया में रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एक तरीका, दूसरा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट दूसरा तरीका, तीसरा नॉन रेसिडेंट, चौथा डीम रेसिडेंट। ये एक अच्छा ही कंसेप्ट है, डीम रेसिडेंट। अब अगर आप नॉन रेसिडेंट हो गए हो तो पहले दो चीजों को देखने की जरूरत ही नहीं है, ऑर्डिनरी क्या है, नॉन ऑर्डिनरी क्या है। आपको सिंपल देखना है कि आप रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो। तो उस चीज को देखने के लिए इंडिया में एक पैरामीटर है, उस पैरामीटर को ना डेज ऑफ स्टे पे डिपेंडेंस लाया है। अब उसका अर्थ क्या है, आपको पहली लाइन दिख रही है, पहला पॉइंट, स्टे ऑफ 182 डेज और मोर इन इंडिया। मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर, जो आप मतलब ऐसा समझ लो कि जो साल आप इंडिया में आए उस साल में आप लोगों का स्टे अगर 182 दिन से ज्यादा है तो आप सीधा सीधा रेसिडेंट हो चुके हो। अगर आपका स्टे 182 दिनों से कम है तो आप नॉन रेसिडेंट हो। अब वहां पे देखो और है, और तो और का अर्थ क्या है कि दोनों में से एक कंडीशन भी फुलफिल हो गई है तो आपको दूसरी देखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि और है, एंड नहीं है। तो सेकंड कंडीशन क्या है, स्टेज 60 डेज इन करंट ईयर प्लस 365 डेज इन पास्ट 4 ईयर्स। अब ये दूसरी कंडीशन है, मतलब ये दो कंडीशन और है क्या, ये दो कंडीशन में आप अगर बैठ रहे हो तो आप रेसिडेंट हो गए हो।
लेकिन ये जो दूसरी कंडीशन है वो कब अवॉइड करना, 3 केसेस में दूसरी कंडीशन देखना ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ पहली ही कंडीशन देखना है। अगर आप पहले कंडीशन में आ रहे हो तभी ही आपने निकाल लेना कि आप रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो। दूसरी कंडीशन आपने आंख बंद कर लेना, क्योंकि आप लोग ये 3 कैटेगरी में आ रहे हो। वो 3 कैटेगरी क्या है? पहला, आप एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहे हो तो आपने सिर्फ पहली कंडीशन देखना। दूसरा, आप क्रू मेंबर हो शिप के तो आपने पहली कंडीशन देखना। थर्ड, आप सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, इंडिया में विजिट कर रहे हो और आपकी इनकम अप टू 15 लाख रुपीज है, अप टू 15 लाख रुपीज है, तो भी आपने पहली कंडीशन देखना, सेकंड कंडीशन देखना नहीं। आशा करता हूं कि आपको इस डाउट सॉल्व हो गया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करो, आपको और एलेबोरेट करके बताऊंगा। तो 182 डेज ही आपको देखना है। वो देखने के बाद में आपको समझ जाएगा कि आप रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो। तो अगर आप नॉन रेसिडेंट हो गए हो तो आप इंडिया के हिसाब से नॉन रेसिडेंट हो, ठीक है? ये सब अपन इंडिया का लॉ पढ़ रहे हैं। तो आप लोग ओनली एंड ओनली इंडियन इनकम पे टैक्स भरोगे, आप लोगों को ग्लोबल इनकम का टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आईटीआर फाइल करते टाइम पे आपको कोई फॉरेन बैंक अकाउंट दिखाने की भी कोई गरज नहीं है, आपको कोई फॉरेन इनकम बताने का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम पे ही टैक्स भरना है। आशा करता हूं कि यहां तक कि आपको ये चीज क्लियर हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, रेसिडेंशियल स्टेटस हर साल बदलेगा, क्योंकि इंडिया में ऐसा बोले जाता है कि इसको हर साल चेक करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार नॉन रेसिडेंट हो गए तो आजीवन नॉन रेसिडेंट ही रहोगे, नहीं। आप एक बार रेसिडेंट हो गए तो आजीवन रेसिडेंट रहोगे, नहीं। आपको हर साल चेक करना है 182 दिन की कंडीशन। अगर 182 दिन के कंडीशन को आप फुलफिल करते हो तो आप रेसिडेंट, नहीं फुलफिल कर सकते हो तो आप नॉन रेसिडेंट। तो ये भी बात ध्यान रखना कि हर साल चेक करना है। अब कंपनीज का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या, कैसे चेक करेंगे? बहुत सारे लोग फॉरेन में बैठे हैं, इंडिया में कंपनी बनाते हैं, तो उन्होंने ये चीज नोट करना कि अगर इंडिया में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो वो रेसिडेंट है, या अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, आप बाहर कहीं पर भी रन कर रहे हो लेकिन उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, तो आप रेसिडेंट कंपनी कहलाओगे। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर आप रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, मतलब आप रेसिडेंट हो, तो आपकी ग्लोबल इनकम, पूरी फॉरेन के भी इनकम, पूरी इंडिया की भी इनकम, हर जगह की इनकम आपकी इंडिया में टैक्स हो जाएगी। रेसिडेंट पर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो तो आपकी इंडियन इनकम और ऐसे ऐसे बिजनेसेस, बिजनेस इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ऐसे बिजनेसेस जिसका कंट्रोलिंग पावर पूरा इंडिया में है, वो वाली इनकम इंडिया में टैक्स हो जाएंगी। तीसरा, नॉन रेसिडेंट, ओनली देखो शब्द क्या लिखा है, ओनली इंडियन इनकम टैक्स, मतलब इंडिया में ही जो इनकम होगी उस पर टैक्स आपको भरना पड़ेगा नॉन रेसिडेंट लोगों को। अब रेसिडेंट्स की डेफिनेशन फेमा में अलग है, इनकम टैक्स में अलग है। देखो फेमा में ना उनका जो फोकस पॉइंट है वो इंटेंशन है कि सामने वाला का इंटेंशन क्या है, लेकिन इनकम टैक्स में ना फोकस पॉइंट है नंबर ऑफ डेज, आप रह रहे कितने दिन हो इंडिया में, उस पर डिपेंड करेगा कि आप रेसिडेंट हो कि नॉन रेसिडेंट हो। तो कंक्लूजन मैंने क्या निकाला कि ईयरली आप चेक करो और करेक्ट क्लासिफिकेशन करो। मैंने पहले ही बोल दिया है, फेसलेस असेसमेंट है। अगर आपने रेसिडेंट हो तो रेसिडेंट का ही आईटीआर भरोगे, अगर आपने नॉन रेसिडेंट होकर रेसिडेंट का आईटीआर भरा, अगर आपको नोटिस लग गई तो बहुत भरी जाएगा, क्योंकि आपको ही पता नहीं है कि आपने उसको, क्योंकि फॉर्म इतना बड़ा रहता है इनकम टैक्स रिटर्न का, तो आप लोग कंफ्यूजन पैदा करोगे, या आपका जो प्रोफेशनल है उसको बोलना स्ट्रिक्टली कि भाई नॉन रेसिडेंट टिक करके ही सारा कंप्लायंस करना। वो क्या रहता है, सारा फॉर्म एक जैसे ही दिखता है, ठीक है। अब कोई क्वेरीज रही, कुछ रही, तो आप मुझे कांटेक्ट करते हो। मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, पिछले 6 साल से प्रैक्टिसिंग हूँ, अभी तक के 1000 से ज्यादा कस्टमरों को मैंने सर्विस दिया है। आप जुड़ो, सर्विस मेरे से लेना नहीं लेना ये तो दूसरा पॉइंट है, लेकिन आप है ना मेरे कांटेक्ट में आओ, क्योंकि मैं मेरे स्टेटस पे भी बहुत अच्छे अच्छे स्टेटस डालता हूँ, तो आप मेरे कांटेक्ट में आओ, मेरे स्टेटस देखो। अगर आपको ट्रस्ट बिल्डिंग होता है तो जरूर कांटेक्ट करो, ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं होता तो चलो फ्रेंडशिप तो कर ही सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, थैंक यू।